पहुंचे कराची में तो सुबाई कबीना के लोगों ने बड़ा वालियाना इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी ने, इस पे ऊपर कमेंट चाहिए बस। बड़ा खुशामद है आप लोगों ने, बड़ा खुशामद है। और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा किया सईद गनी साहब ने, उन्होंने अजरक भी पहनाई, उन्होंने हार भी पहनाए और बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। ये बिल्कुल एक अच्छी मूव है और मैं समझता हूँ कि अगर वो अच्छी नीयत से गए वहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात है। मसला ये है कि इस्लामाबाद में हमें वेलकम करने का इसलिए नहीं मौका मिला कि वो गुलेलें, असला, डंडे, कीलों के साथ आए हुए थे। अब वो वेलकम तो नहीं किया जा सकता ना, उसको तो फिर जिस तरह काउंटर करना था हमने किया है। जी क्या है कि केपीके में जो है ना, ये सारे दरख्त काटे जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। वो कहते हैं कि हम अगर ये ना काटें, इसको ना सेल करें, तो आगे जो है ना हम पंजाब की तरह जैसे 2000-2500 रुपया मोटरसाइकिलों का चलान करके इस तरह तो मनसूबा नहीं चला सकते हैं। नंबर 2 कि इस्लामाबाद जैसे ही गंजा हुआ है तो इस तरह पूरा पंजाब हो जाएगा। देखिए मैं समझता हूँ कि ये कोई मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है टिम्बर वहाँ का। केपीके के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। जेम स्टोन्स जो हैं, अरबों डॉलर के जेम स्टोन्स वहाँ पे मौजूद हैं, उसकी क्यों नहीं एक्सपोर्ट करते, उस पर क्यों नहीं। और देखें वो जो किधर गए जी, वो 300 डैम बनाने थे उन्होंने। कितने डैम बने हैं? डैम तो कोई नहीं बना, नजर नहीं आया जी। मैं वो कहना नहीं चाह रहा था सरकारी माइक्रोफोन के अंदर, मैं मेरा एक मुद्दा है, बट चले आपने कह दिया, मैं इसको हज़फ करता हूँ कार्रवाई से। तो इतने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हो सकते थे, उसको एक्सरसाइज नहीं किया गया। और देखिए ये एक सड़क जो इस्लामाबाद की बात चल रही है, इस पर मैं ऑलरेडी कह चुका कि वजीर दाखिला ने, मुझसे नकवी साहब ने इसका नोटिस लिया है और उस पर कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाएगी। राइट ऑफ वे हुआ तब भी सामने आ जाएगी, राइट ऑफ वे ना हुआ तब भी सामने आ जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई मुनज़्ज़म ऐसा गैंग मौजूद है जो टिम्बर को बेचना चाहता है। इस्लामाबाद में 15-20 दरख्त बेच के किसी ने क्या करना है, और सफ़ेदे के दरख्त बेच के क्या करना है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई ऐसा मुनज़्ज़म मामला मौजूद है इस्लामाबाद में। जी सब आपने अपने इस अज़्म का इज़हार किया कि हम टीटीपी को एलिमिनेट करेंगे और यकीनन दहशतगर्दी को ख़त्म किए बगैर फौरन इन्वेस्टमेंट आ भी नहीं सकती। और तो उसमें मेरा सवाल ये कि आपने कोई इसमें अपने इस अज़्म की तकमील के लिए कोई डेडलाइन मुकर्रर की है कि इतने दिनों में, इतने माह में, इतने साल में हम पाकिस्तान को दहशतगर्दी फ्री मुल्क करार देंगे। और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो दीगर वामिल हैं, जैसे एनर्जी सस्ती होना, जो दीगर मुल्कों में तकरीबन फ्री भी है, वो आप कब तक करेंगे उसको? बिल्कुल आपने वेरी ग्रेटफुल। देखिए इस पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं एनर्जी सस्ती करने के लिए, बिजली सस्ती करने के लिए। मैं इधर पीटीवी में बैठा हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो जो 35 रुपए बिल में आया करते थे वो ख़त्म हुए। बट अगर आप मेरे दिल से पूछें एज अ पाकिस्तानी, नॉट एज मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन, तो मैं समझता हूँ कि जो 16 पैसे फी यूनिट उससे कमी आई है बिजली के बिलों में, हमारी इधर की खर्चों के लिए और शाह खर्चियों के लिए बिजली के बिल का जो खमियाजा है वो यासिर मलिक क्यों भुगते? मेरा एक सवाल है। देखिए ना, उसके बिल में तो 35 रुपए नहीं आने चाहिए ना, वो 35 रुपए क्यों दे रहा है इधर मेरी ये माइक्रोफोन के लिए, ये सेटअप के लिए? तो दे सकता है मगर देने नहीं चाहिए। तो जिस तरह ये अब 35 रुपए खत्म किए गए बिजली के बिल से, इसी तरह आईपीपीस का मामला आपके सामने है। हालांकि वो कई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे, वो आईपीपीस के मामला सेटल किए गए। और आईपीपीस वाला मामला ना लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, मगर मुझे एक बात बताएं, आज आपको शदीद जरूरत हो किसी एक शय की और आपके बस यार मेरे घर में ये बिजली लगा दो, 2 साल से बिजली नहीं आ रही, मैं जो भी कीमत अदा करनी पड़ी मैं करूंगा अदा, बिजली लग जाती है। अब 3 साल बाद बिजली वाफर हो जाती है। जब बिजली वाफर हो जाती है आप कहते हैं यार अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। अब आपने मुआहदा तो साइन किया हुआ है और वो मुआहदा लीगली बाइंडिंग और इन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट है। लीगली बाइंडिंग इन्फोर्सिबल होने के बावजूद आईपीपीस के मुआहदे खत्म किए गए और कैपेसिटी पेमेंट्स को खत्म किया गया। बहुत बड़े बड़े भी इसमें वो शामिल थे कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आगे अवैस लगारी साहब, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर्स आई टेल यू, एंड उन्होंने सर्कुलर डेट को रीसर्विस करने के लिए, उन्होंने सोलर के हवाले से अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए, बिजली को कंपेटिटिव करने के लिए, लूप होल्स को प्लग करने के लिए, थेफ्ट को ख़त्म करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, हमारे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, हम एमएनएस एमपीएस क्या करते थे, हम लेस्को, मैपको, गैपको के अंदर अपने भाई भतीजे, अपने कज़न, अपने अंकल्स को डायरेक्टर लगाते थे। आसानी होती थी ना, मैं फ़ोन करा यार गोला तार नहीं लगी, फलां महल गोला तार ला दो, फलां जगह से ट्रांसफार्मर पहुँचा दो। अब स्ट्रिक्टली तमाम डिस्कोस के अंदर प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, इंजीनियर्स हैं, ऑनेस्ट लोग हैं। किसी एमएनए एमपीए को इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पे सिफारिश करे। मेरे अपने हल्के में होता है कई दफ़ा, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। उसमें
सर्कुलर डेट की रीसर्विसिंग, उसमें आईपीपीज के मुआहदे का खत्म होना, उसमें ये पर यूनिट कॉस्ट कम होना, जैसे ना पीटीपी वाला मैंने मिसाल दी, ओवरहेड्स कम होना, ये इस पे पूरी तरह अमल पै रहे हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको नजर आएगा कि हमारी इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो जाएगी इस मामले के अंदर। लास्ट क्वेश्चन तारिक चौधरी साहब। देखिए, एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं, ऑनगोइंग एक चीज है, मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, दहशतगर्दों की जो कैपेसिटी थी ना हार्ड टारगेट तक पहुंचने की, वो खत्म हो गई है। इस्लामाबाद कचहरी क्यों आते हैं जब हार्ड टारगेट तक नहीं पहुंच सकते, और खुजदार में बच्चों की बस पे हमला क्यों करते हैं, क्योंकि हार्ड टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज, फील्ड मार्शल की क़यादत में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सारे लगे हुए इस काम पे। डेफिनेट डेट देना ऑब्वियसली बड़ा मुश्किल है, बट इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद नजर आ रही है पहली दफा कि हम इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। पहले भी किया, अगर ज़रब अज़ब की रद्दुल फसाद की बात करें तो अल्लाह ने बड़ा फजल किया। लास्ट क्वेश्चन तारिक चौधरी साहब। मैं मालिक साहब का एक क्लिप कोट किया था, तो उन्हीं मालिक साहब का क्लिप रात से में बड़ा वायरल है। उन्होंने कहा था कि एक बड़ी आला सतह मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हुकूमत को कहा गया है कि आपके पास 5-6 महीने हैं, अगर इन 5-6 महीनों में फला शुबे में इस्लाहत में ठीक ना हुआ मामला तो फिर मामला किसी और तरफ जा सकता है। मतलब भूल गया है, तो आपने देखा होगा, तो उस पर कुछ फरमाइएगा क्या है। वो तो मालिक साहब बता सकते हैं कि वो शाम को कहाँ बैठे थे, किस पहर बैठे थे, कौन था, क्या था, कैसे था, कब था। मैं तो इस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस महफिल में नहीं था, मगर क्योंकि मालिक साहब उस महफिल में थे, वो सोच तो अपना नहीं बताएंगे बतौर साफी, मगर आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, आप मुझे उकसा रहे हैं। इज्जत है, आप यकीन माने जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज आते हैं ना, अभी ये पीएसएल की टीमों वाले आए हुए थे जिन्होंने ऑक्शन में टीमें उठाई हैं, शफाफ तरीके से ऑक्शन हुआ ये वाला, और पूरी दुनिया ने देखा 1 अरब 75 करोड़ में एक गई है, 1 अरब 85 करोड़ में एक गई है, और ये हर साल पाकिस्तान को ये पैसे आएंगे। एक ग्रुप का ताल्लुक ओवरसीज पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया से है, जो ऑजी ग्रुप है। जो दूसरा ग्रुप है उसका ताल्लुक अमेरिका से है। वो साहब हैदराबाद से 16 साल की उम्र में अमेरिका गए थे, वो उधर डैलस में रहते हैं। अब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी दुनिया बदल गई है, हम पाकिस्तान आए हैं, हमने कल ऑक्शन के अंदर 2 पीएसएल की टीम जो है वो ली है, तो इसलिए कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो कहते हैं ये पैसा हम अमेरिका में भी लगा सकते थे, ऑस्ट्रेलिया में भी लगा सकते थे, जहां हम रहते हैं, मगर हमारा था कि क्रिकेट के फरोग के लिए, पाकिस्तान के लिए हम ये पैसा पाकिस्तान के अंदर लगाएं। और वो खुशो खरम थे, वो कह रहे थे कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं ये खुशी का इजहार कर रहे हैं, ना सिर्फ रेमिटेंसेज के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो फख्र महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रांग। इमिग्रेशन पे उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की, कदर की निगाह से देखते हैं। तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। और जो साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को भी अपनी अना की भेंट चढ़ाया कि मैं आपके मुल्क को बेहतर जानता हूं, उनकी पार्टी के लोग तनकीद करने वाले हमें बता दें कि फॉरेन पॉलिसी में उनकी अचीवमेंट्स क्या है। नील, 0/0, कोई एक बड़ा मुआहदा नहीं कर सके। इधर अगर मैं सऊदी डिफेंस पैक्ट की बात करूं, या मैं इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो लॉन्च हुआ उसकी बात करूं, या मैं मलेशिया के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुए उसकी बात करूं, या मैं जो यूएई के साथ हमारे एग्रीमेंट साइन हुए उनकी बात करूं, या मैं चीन का जो इस साल 2026 में नायब वजीर आजम इसहाक डार पहले गैर मुल्की डिग्नेटरी थे जिन्होंने चाइना के अंदर जो लैंड किए। वांग जी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो पहला फॉरेन गेस्ट वेलकम किया वो पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वजीर आजम थे। जो सीपैक 2.0 है, ये सारा जो ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स हैं, ये सारी इज्जत मिल रही है पाकिस्तान को, ये इसकी इकोनॉमी के पोटेंशियल की वजह से मिल रही है। और एक संजीदा लीडरशिप है, वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में, वो मिलिट्री लीडरशिप हो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शक्ल में। लोग, पूरी दुनिया के लोग संजीदगी से पाकिस्तान को देखते हैं, कदर की निगाह से देखते हैं, इज्जत करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि उनको पता है कि एक संजीदा क़यादत मौजूद है, इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, और पाकिस्तान हैज ग्रेट पोटेंशियल। तो ये इकोनॉमिक रिवाइवल जो हुआ है, और ये रेमिटेंसेस का जो मैंने आपको फिगर अभी बताया कि 3.6 बिलियन